मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, ए आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मज़ा तो तब है कि हम हार के भी मुस्कुराते रहें, हमेशा जीत के जाना कमाल थोड़ी है। चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास हम समझेंगे। मैंने तुमको बताया, तुम लोगों को पहले से बता रहा हूँ यूरोपीय कंपनी के बारे में। मेरी क्लास की शुरुआत हुई थी भौगोलिक खोज, भारत की खोज, भारत जैसे पूर्वी देशों की खोज, उसके बाद से यूरोप के साथ व्यापार। और एक ही मुद्दा था कि कौन आकर भारत जैसे देशों में अपना व्यापार को फैला लेता है। यूरोप का कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वह है ब्रिटेन। क्योंकि समुद्र पे जिस देश ने समुद्र पे कंट्रोल किया वो पूरे विश्व पे कंट्रोल करेगा। इतिहास गवाह है कि सबसे ज़्यादा सबसे पावरफुल सेना किसकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका पावरफुल होने के कारण भारत पे उसका विजय हुआ और भारत पे सबसे सफल कंपनी के रूप में उभर के सामने आया। देखो सबसे बड़ा यूरोपीय कंपनी, भारत में यूरोपीय कंपनी को आगे मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं तुमको पुर्तगाली बताया, पुर्तगीज कंपनी कैसे भारत में है। वास्को डिगामा ने 1498 में जो भारत की खोज की, फिर वास्को डिगामा खोज करने के बाद पुर्तगीज कंपनी आई, फिर डच आई, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डेनिश आया, फिर फ्रांस। इतनी कंपनी के बारे में तुमको बता चुका हूँ। अब तुमको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर कौन कंपनी कब आई। अब ध्यान दो, कंपनी भारत में आ चुकी है, भारत में कंपनी आ चुकी है। अब कंपनी को भारत में क्या करना है? व्यापार करना है। यूरोपीय कंपनी को क्या करना है? भारत में व्यापार करना है। अब सबसे बड़ी मुद्दा, इससे पहले जो मुद्दा था वो मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट था कि भारत में सर्वाइव कैसे करें। कि यूरोप की तमाम शक्ति भारत में आ चुकी थी व्यापार करने के लिए। अब उनसे एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता था। अभी तो लड़ाई चल रही थी। कर्नाटक के युद्ध हम बताएंगे, किस प्रकार फ्रांस को पीट कर भगाया, किस प्रकार डचों को पीट कर भगाया ब्रिटिश ने, कि सबसे पावरफुल ब्रिटिश ही थे। ब्रिटिश को हराने वाला कोई नहीं था। इतिहास गवाह है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतना पावरफुल थी कि इतिहास गवाह है कि ब्रिटेन के राजा बोलता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती थी। और ब्रिटेन के राजा का एक बयान सबसे ज्यादा वायरल होता, कहता था कि मेरे साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। ब्रिटेन का राजा का स्टेटमेंट है कि मेरे साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में, देखो हमारी पृथ्वी गोल है, हमारी पृथ्वी जो अंडाकार आकार का है, जिसको ज्वाइड कहते हैं, एक अंडे का आकार का है। और क्या पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगा, सूर्य का पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। तो कहने का मतलब है कि मान लो यहाँ पे इंडिया है, अभी सूर्य के प्रकाश के सामने है, लेकिन जब पृथ्वी रोटेट कर सूर्य के चक्कर लगाते लगाते यहाँ आ गई, तो हो सकता है कि सूर्य के सामने अब इंडिया ना होगा, ऑस्ट्रेलिया आ गया हो सकता है कि यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका आ गया हो सूर्य के सामने, और इंडिया कहाँ चला गया? यहाँ इंडिया चला गया हो। तो कहने का मतलब है कि सूर्य की रोशनी के प्रकाश के सामने कभी सूर्यास्त नहीं होता भाई, सूर्यास्त नहीं होता, सूर्योदय ही रहता है। लेकिन पृथ्वी घूम रही है, इसकी वजह से कहीं रात कहीं दिन। तुम लोग समझे? तो देखो तो ब्रिटेन का क्या कहना था कि मेरा एम्पायर इतना बड़ा है कि वहां पर सूर्यास्त नहीं होता कभी। मतलब जहां भी सूर्य जाता है, सूर्य पृथ्वी घूमकर जहां भी सूर्य की तरफ जाती है, वहां पे मेरा ही साम्राज्य। ये पावरफुल, इतना पावरफुल ब्रिटेन बना कैसे? इतना पावरफुल बनने का एक ही कारण था कि नीला पानी की नीति, समुद्र विजय और समुद्र विजय। नीला पानी की नीति जो पुर्तगीज अपनाए थे, लेकिन पुर्तगीज सफल नहीं हो पाए। लेकिन ब्रिटेन की कंपनी ने और ब्रिटेन के राजा ने जो अपना रॉयल नेवी तैयार की थी, रॉयल नेवी तैयार की थी, जिसको शाही हम नौसेना कहते हैं, ब्रिटेन की शाही नौसेना। वह नौसेना इतना पावरफुल थी कि उसको हराना किसी के बस की बात नहीं थी। यही कारण है कि ब्रिटेन ने 200 साल तक भारत के साथ साथ अन्य देशों को भी, आसपास के देश को गुलाम बना कर रखी। बहुत पावरफुल थी। अब देखो भारत में उनका विजय तो हो चुका था। मान लो कि अब सारी कंपनियां उनसे हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गई थी कि अब तुमसे नहीं जीत पाएंगे, अब हम जा रहे हैं अपने घर, तुम व्यापार करो। देखिए ब्रिटिश जब कंपनी भारत में व्यापार करने आई तो भारत में क्या था? मसाला। भारत में मसाला का व्यापार करना चाहती थी। भारत में मसाला का व्यापार करना चाहती थी। और मसाला का व्यापार करके क्या चाहती थी भारत में? कि भारत में मसाला का व्यापार करें। ठीक है, तुमको मसाला का व्यापार करना है, तुम इतना ही नहीं, तुम मसाला का व्यापार करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि भारत में मसाला भी खरीदे। धीरे धीरे तुम्हारा बात बड़ा, तुम सूती वस्त्र पे आए कि हम सूती वस्त्र भी खरीदेंगे। बहुत सारे तमाम चीज़ें भारत में से दिखी। लेकिन यूरोपियों का सबसे बड़ा समस्या क्या था? यूरोपियों का सबसे बड़ा समस्या था कि भारत में हम सर्वाइव कैसे करें। सर्वाइव कहने का मतलब था कि उनको भारत से माल खरीदने के लिए, भारत से सामान खरीदने के लिए क्या होना, भारत से सामान खरीदने के लिए यूरोप से सोना चांदी जेवरात उठा कर लाना पड़ता था। क्योंकि भारत वाले तो फ्री तो देंगे नहीं। उस टाइम तो अंग्रेज इतना पावरफुल थे भी नहीं कि उनको कि कोई मुंह देखकर अगर तुम ही जा रहे हो किसी देश में, चलो मान लो तुम
जा रहे हो अपने पड़ोसी के यहाँ गए, अब पड़ोसी के यहाँ जाकर तुम आंख मूंद के कुछ मांगोगे तो पड़ोसी तुमको देगा नहीं ना, उसके बदले तुम कुछ दोगे फिर तुमको देगा। ऐसा नहीं है ना कि चले गए और सिर्फ उसके पड़ोसी के यहाँ से तुम ढोकर ला रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, हाँ ताली बजती है दोनों हाथ से। तो समझो, तो एक हाथ तुम्हारा है तो एक हाथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। हम भारत की बात करते हैं तो देखो, जो हमारे व्यापारी थे, जो भारत के, मान लो भारत के व्यापारी ये है, और ये कहने का मतलब व्यापारी है जो छोटे व्यापारी जो मसाला के काम कर रहे हैं, इनका क्या है, मसाला का उत्पादन करना। मसाला में लौंग हो गया, इलायची हो गया, बहुत सारे ऐसे, जायफल हो गया, बहुत सारे ऐसे मसाला, तमाम मसाला है, जो काली मिर्च हो गया, जो व्यापार। मान लो यूरोपीय कंपनी हो गई, ये यूरोपीय कंपनी हो गई। अब यूरोपीय कंपनी को आकर भारत से क्या चाहिए, मसाला चाहिए। अब भारत से अगर इसको मसाला चाहिए तो मसाला के लिए भारत से अगर मसाला चाहिए इसको, तो इसको यहाँ पे पे करना होता था, पे, कुछ पैसा दो, फिर भारतीय मसाला तुमको देंगे और फिर तुम मसाला लेकर जाओगे। एक सर्कल होता था। व्यापारी से कहता है ना कि अगर मैं तुम्हारे यहाँ से कुछ ले रहा हूँ तो तुमको कुछ पे कर रहा हूँ। अगर मैं मार्केट जा रहा हूँ, मान लो मुझे पेन लेना है, हाँ, पेन की ज़रूरत है, मुझे एक और ज़रूरत है, मान लो बाई चांस मेरा पेन काम नहीं कर रहा, मुझे एक और पेन चाहिए, तो मैं जाऊँगा मार्केट से पेन नहीं लेंगे, तो इसके लिए पेमेंट करना होगा ना, करना होगा कि नहीं, करना होगा। वैसे ही ब्रिटिश जो कंपनी आई थी भारत में, तो उसको भारत में व्यापार करने के लिए उसको पे करने की जरूरत हुई। अब पे के रूप में क्या, पे के रूप में उनको सोना, चांदी जैसी चीज़ें उनको लाकर यहाँ पे देनी पड़ती थी। बहुत उनका मन नहीं था कि नहीं अपने यहाँ के सोना चांदी हम देंगे नहीं, लेकिन मजबूरी थी कि सोना चांदी दोगे फिर व्यापार तुम्हारा आगे बढ़ेगा, बिना सोना चांदी दिए। सबसे बड़ी समस्या थी कि हम भारत को क्या दें। मैं कंपनी का था कि कौन अपने यहाँ से यूरोप से सोना चांदी उठा कर लाए और लाकर भारतीयों को सोना चांदी दे। अब भारत ऐसे ही सोने की चिड़िया कहा जाता था उस टाइम। अब सबसे बड़ी समस्या, इसी को ध्यान में रखते हुए उनका दिमाग फैला। देखो, 2 डायमेंशन, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के फैलाव की शुरुआत यहीं से होता है। अब ब्रिटिश कंपनी सोच रही है कि अगर हमको भारत से व्यापार करना है तो कुछ हमको विकल्प ढूंढना पड़ेगा। मैं अपने यहाँ से कोई सोना चांदी लाकर भारतीयों को नहीं दूंगा, ऐसी कंपनी सोचती थी। कंपनी का यही सोचता है कि मैं नहीं देना चाहता। अब नहीं देना चाहते हो तो तुमको भारत में अगर व्यापार करना है तो तुमको पैसा कहाँ से आएगा। 2 काम, पहला गया कि भारत में साम्राज्यवाद फैलाओ। यही दिमाग में यही आइडिया था कि भारत में तुम साम्राज्यवाद फैलाओ। यही साम्राज्यवादी नींव पड़ी और उसके बाद से वो बंगाल पे अधिकार करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद से ही बंगाल पे अधिकार करने का प्रयास करते हैं। मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन एक बार जैसे कंपनी आती है 1600 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 ईस्वी में, लेकिन 1600 ईस्वी से लेकर 1757 कब, 1757 में जब होता है प्लासी की लड़ाई, 1757 में होता है प्लासी की लड़ाई। देखो, ये हो गया जब कंपनी का आगमन हो गया, यहाँ पे हो गया प्लासी की लड़ाई। अगर हम प्लासी की लड़ाई की बात करते हैं, देखो 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है। और प्लासी की लड़ाई के बाद से ही भारत में, बंगाल में, भारत का एक बहुत ही मुख्य भूभाग था बंगाल। उस बंगाल के जो बंगाल प्रांत था वहाँ पे क्या होता है, तो अंग्रेजों का कंट्रोल होता है। अंग्रेज दीवानी अधिकार लेते हैं। मैं तुमको पढ़ाऊंगा प्लासी, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ध्यान से समझो। अभी समझो, मान लो कि 1757 में बंगाल का विजय होता है, मान लो बंगाल पे उनका कंट्रोल होता है 1757, और 1757 से लेकर 1765 तक उनका तो नियंत्रण हो ही जाता है। एक क्रम है, तुम सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी बस इतना ध्यान रखो, प्लासी की लड़ाई तक वो भारत में व्यापार तो करते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते, साम्राज्यवाद नहीं फैला पाते। लेकिन ध्यान रखो, जो कंपनी 1600 ईस्वी में आती है, लगभग 150 साल, अगर 1600 ईस्वी से लेकर अगर मान के चलो 1750 के दशक, लगभग 150 साल का समय हो गया। 150 साल तो व्यापार करें कैसे, सबसे बड़ी दुविधा यही थी। और व्यापार भारत में किए कैसे, अब व्यापार करने का वही था, सोना चांदी जेवरात। थक गए थे। फिर इनका दिमाग गया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। फिर इनका दिमाग गया कि आसपास के जो देश हैं, इनके देश से ही कुछ वस्तुएं खरीद कर, इनको बेचकर, मैं सोना चांदी नहीं लाना चाहता, इनके वस्तु खरीद कर, इनको बेचकर ही हम कुछ मैनेज करके अपने व्यापार संतुलन को बनाए रखें। व्यापार संतुलन का मतलब होता है कि ब्रिटिश से जो माल आ रहा है और यहाँ से भारत से जो माल जा रहा है, उसके बीच में संतुलन हो। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा थी कि भारतीयों को ब्रिटेन से कुछ चाहिए था ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए था। ब्रिटेन वाले बोलते थे कि हमारे यहाँ ये वाला धातु है, वो वाला धातु है, तुम आओ, तुम खरीदो,
अपने यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय अपने आप में, भारत देश अपने आप में संपन्न था। सोने की चिड़िया वैसे ही भारत को नहीं कहा जाता। हमको ब्रिटेन से कोई सामान नहीं चाहिए। ब्रिटिश का था कि हमको चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को था हमको चाहिए, डच का था कि हमको भारत से। अगर तुमको भारत से व्यापार करना है, भारत से कुछ चाहिए तो पे तो करना पड़ेगा। सबसे मुद्दा यही था। उसके बाद से जो कंपनी गई तो क्या सोची कि नहीं, अब हमको अपनी जो व्यापार संतुलन की जो प्रतिकूल स्थितियां हैं और व्यापार संतुलन की जो समस्या बनी हुई है, वो समस्या को हम ठीक करेंगे। और इसी कारण से कंपनी क्या करती है, अलग अलग जगहों पर दिमाग लगाती है। क्योंकि तुम ही सोचो, अगर तुमको ऐसा सिचुएशन मिल जाए कि तुम चले गए, मान लो तुम ब्रिटेन गए और ब्रिटेन में कोई वस्तु खरीदना है। आज तुम सोच रहे हो कि ब्रिटेन वाले तो गधा है, हम यहीं पे कुछ पैसा का जुगाड़ कर लेते थे, इन्हीं से कुछ सामान खरीद के घर भिजवा देते। कौन घर से पैसा लेकर आए, बार बार घर से अपने गाँव से पैसा कौन लाएगा, इनको देगा। वही हाल इनका था कि भारत में कुछ ऐसे जुगाड़ लग जाए। लेकिन भारत में जुगाड़ लगते लगते तो लगभग 150 साल बीत चुके थे। ध्यान रखो, भारत में जुगाड़ लगते लगते लगभग 150 साल बीत चुके थे, क्योंकि 150 सालों तक भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य नहीं फैला था। उसके बाद से क्या हुआ, तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन, इनका व्यापार संतुलन था वो प्रतिकूल हो चुका था। प्रतिकूल व्यापार संतुलन इसको पूर्ति करने के लिए वो चाहते थे कि यूरोप की जो वस्तुएं हैं भारत में बिके। कौन कौन सी वस्तुएं यूरोप की ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं थी जो भारत में चाहते थे बिके। तो देखो, ऊनी कपड़ा, भारतीय बोलते थे तुम्हारा ऊनी कपड़ा की हमको जरूरत नहीं है, हमको ऊनी कपड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि यूरोप का जो देश है बहुत ठंडा देश है। ऊनी का विकास बहुत पहले हो चुका था, क्योंकि जो देखो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अगर एक डिजिटल बोर्ड आया, फिर इसे पेन की जरूरत पड़ी। अगर डिजिटल बोर्ड नहीं होता, फिर इलेक्ट्रिक पेन की और इलेक्ट्रॉनिक पेन की जरूरत नहीं पड़ती। हम जो पेन यूज करते हैं इंक वाला, उसी से काम चलता। वही आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यूरोप का देश बहुत ठंडा देश है, तो वहाँ पे ठंडा होने के कारण वहाँ पर सूती कपड़े का विकास हो चुका था। तो यूरोपीय चाहते थे कि मैं सूती कपड़ा लाकर भारत में बेचूं। भारतीय बोलते थे हमारा सूती कपड़ा की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारा मौसम ही नहीं है भाई। 3-4 महीने ठंड रहता है और उतना भी ठंड नहीं रहता है कि हम कांपने लगे। सूती कपड़ा क्या होगा हमको, हम उतना काम कर लेंगे। धातु की वस्तुएं, एसी वाले बोलते थे रहने दो, हमें धातु की कोई वस्तु चाहिए नहीं, तुम अपना धातु की वस्तु तो अपने पास रखो, हक निकल, ऐसे बोलते थे हमारे भारत वाले यूरोपियों को। यूरोपीय गुलाम बाद में बनाए ना, पहले तो हम सीना तान के चलते थे। सुन क्या बोल रहा है, सूती कपड़ा चाहिए, ऊनी कपड़ा लेके भाग, ऊनी कपड़ा, हमको ऊनी कपड़ा नहीं चाहिए। ऐसे हम लोग खदेड़ते थे यूरोपियों को अपने देश से। अब इनका ऊनी कपड़ा भी नहीं बिक रहा है भारत में। एशियाई बाजार में इनका मांग 9 के बराबर था, नहीं था। जलवायु परिवर्तन, गुणवत्ता दोनों बाधाएं थी। चाहते थे हम बेचे ऊनी कपड़ा, भारत की वजह से क्लाइमेट नहीं था, समझ नहीं पाते, बेवकूफ हुआ। इनको पता है, इनको समझना चाहिए था भाई ठंड का मौसम तुम्हारे यहाँ है तो ऊनी कपड़ा भारत में। अगर मान लो गर्मी का दिन, मान लो मई जून का समय चल रहा है भारत में, मई जून का समय है और सब कोई पसीना काच रहा है, ऐसे पसीना काच रहा है, और कोई आ जाए तुम्हारे द्वार पे बोले कि हाँ जैकेट ले लो, जैकेट 200 रुपया जैकेट दूंगा, तुम एक चट्टा मारो, उसको निकालोगे यहाँ से। अरे भाई गर्मी का दिन है, इसमें जैकेट में क्या करूंगा, जैकेट क्या होगा मुझे, स्वेटर क्या होगी मुझे। वही समस्या थी। अरे इनको यूरोपियों को समझ नहीं आ रहा था भारत में अगर जाकर व्यापार करना है तो ऊनी कपड़ा कौन खरीदेगा तुम्हारा। धातु की वस्तु भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपार सोना था हम लोग पास संपत्ति की कमी, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। अब देखो इनका तो यूरोप का माल बिक नहीं रहा है। अब एशिया का निर्यात, हमारा जो सूती था, वो सूती बहुत, इनको सूती कपड़ा बहुत पसंद था। चाहते थे कि सूती कपड़ा हम खरीद के ले जाए, और ले गए सूती कपड़ा। सबसे बड़ा समस्या ही था, सूती कपड़ा ले जाते थे। बंगाल का जो मलमल था बहुत इनको पसंद था, बंगाल का मलमल। रेशम, जो मसाले थे, जो रेशम था, नील, सोरा क्या था बारूद बनाने में, सोरा का क्या करते, बारूद बनाते। नील का जो कपड़ों पर नील का पेंटिंग जो होता था, कलरफुल होता था। रेशम का कपड़ा बनता था। मसाला का खाते थे मसाला। देखो आज भी तुम ठंड का मौसम में अगर तुम लाल चाय पीते हो, पानी वाला चाय जो बनता है वो चाय पीते हो, तुम उसके ऊपर से जो काली मिर्च है उसमें कूट कर डाला जाता है, उसका जो फ्लेवर आता है अलग ही आता है सब। आज भी हम उस काली मिर्च का यूज करते हैं। तो यूरोपीय जो हमारे मसाला लेके गए बहुत पागल हो गए थे, भारतीय मसाला चाहिए, एशिया का जो मसाला है बहुत बेहतरीन है, इनको मसाला चाहिए था। सबसे बड़ा दिक्कत है कि भारत से लगातार एशिया से सामान खरीद के ले जा रहे थे, और परिणाम क्या हुआ, तो व्यापार घाटा हो गया इनको, लगातार घाटा, क्योंकि अपना खजाना उठाकर लाकर भारत में दे रहे थे। भारत से नोच कर ले जाने के लिए कुछ हाथ नहीं लगा था। सबसे बड़ा परेशानी थे। अब इसी दुविधा को देखते हुए इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि हम भारत में कैसे व्यापार करें। भारत में व्यापार करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कुछ और तरीका चाहिए, और बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि भारत में व्यापार कैसे करें। देखो बात आता है 1699 से पहले
यूरोप के पास बहुमूल्य धातुओं की सीमित आपूर्ति थी और एशियाई व्यापार घाटे की पूर्ति कठिन थी और व्यापार पर गंभीर दबाव पर बन रहा था। मतलब किसी के देश के पास सोना चांदी होता है तो एक लिमिटेशन में होता है, तो इनके पास कितना सोना चांदी जितना था लागत। देखो जो कंपनी लगभग जो 1600 ईस्वी में कंपनी आती है, वो 1699 तक वो क्या करती है, सोना, भारत को सोना निर्यात करके व्यापार करती है। सोना चांदी ऐसे निर्यात कर करके वो व्यापार करती है भारत में, सोना चांदी निर्यात करके भारत में व्यापार करती है। तो उनका मन थोड़ा दुविधा, बहुत खराब हो गया था, सोच रहे थे यूरोपीय क्या करूं। लेकिन 1699 के बाद क्या होता है, दक्षिण अमेरिका और देखो दक्षिण अमेरिका का ब्राजील और पेरू, देखो 1699 के बाद क्या होता है, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील और पेरू में इनका हाथ लगता है, क्योंकि इनका उपनिवेश यूरोपीय कंपनी था, पूरा फैल रहा था एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, हर जगह अपना साम्राज्य फैला रहे थे। तभी हाथ लगा, सबसे बड़ा खजाना हाथ लगा ब्राजील और पेरू के सोने का भंडार। वहाँ पे सोना का भंडार का इनका हाथ लग गया। अब इनका राहत मिला, सांस ली, और सांस लेकर यूरोपीय कहते हैं कि अब थोड़ा सा आराम है, क्योंकि यहाँ से अब हम सोना चांदी लूटेंगे, इस देश से निकालेंगे, खनन करेंगे, खोद कर जमीन खोद कर सोना निकालेंगे और ले जाकर भारतीयों को देंगे, वहाँ से माल खरीदेंगे। एक रास्ता इनको मिलता है लगभग 100 साल के व्यापार के बाद, लगभग 100 साल के व्यापार के बाद, लगभग 1699 के बाद इनको मौका मिलता है कि हम ऐसे व्यापार कर सकते हैं। कुछ हद तक वो व्यापार को मैनेज करने का प्रयास किए, कुछ हद तक, क्योंकि पूरा के पूरा सोना एक ही बार में खान से सोना निकाल को भारत को नहीं देना चाहते थे। सोना अपने देश भी ले गए, ऐसा नहीं है। जो यहाँ से दक्षिण अमेरिका से जो सामान निकालते थे खनन करके, वो कहाँ ले जाते थे, सबसे पहले यूरोप जाता था, और यूरोप जाने के बाद वहाँ से इंडिया लाते थे, उन्हें एशिया में ला के बेचते थे। उनका यही था कि ऐसे व्यापार करो। तो यूरोपीय कंपनियों को भारतीय और एशियाई वस्तु खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में सोना चांदी देना पड़ता था, और स्थिति यूरोपीय व्यापारियों और सरकारों के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। अभी भी उनको सोना या चांदी की एक भी ईंट देना नागवार गुजरता था, वो एक भी ईंट नहीं देना चाहते थे अपने देश का। अब तो हाथ लग गया था यहाँ पे सोना चांदी का भंडार। अब तो दक्षिण अमेरिका और ब्राज़ील, देखो तुम एक मैप में देखो, मैप देखोगे, तुमको बार बार मैं बोलता हूँ कि तुम मैप पर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। अब जैसे जैसे तुम मैप देखोगे वैसे वैसे तुम्हारे दिमाग में जो दिमाग होता है ना, वो अपने हिसाब से काम करता है। अगर तुम मैप देखोगे तो और समझ में आएगा। अब तुमको दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। ये हो गया, ये जो देश है अपना देश है, प्यारा देश है, हम लोग का प्यारा देश है। देखो ये कौन सा देश है, ये अपना है प्यारा भारत, प्यारा भारत। हिंदुस्तान हमारा हो गया। ये वाले देश हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके, जिसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं, यूके हो गया। अब देखो ये हो गया यूके। अब इसने क्या किया, भारत में यहाँ से तो आके भारत से व्यापार कर रहा था, साथ साथ में इस देश से, मलेशिया इंडोनेशिया से व्यापार कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सोना चांदी, यहाँ से उनको सोना चांदी यहाँ से लाकर, अपने देश से लाकर भारत जैसे देशों को देना पड़ता था। तब यहाँ से माल मसाला खरीद कर लेकर भारत में अपने देश मसाले अपने देश ये ले जाते थे यहाँ से। अब इनको यहीं पे हाथ लग गया। देखो यूरोप से आए, ये हो गया दक्षिण अमेरिका। देखो अमेरिका जब कहते हैं ना, तो तुम लोग के दिमाग में सीधे आता है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए आता है। देखो जो उत्तरी अमेरिका है, जो नॉर्थ अमेरिका है, अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए भी आता है, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा भी आता है, नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको भी आता है। अब ये वाला जो हो गया पार्ट हो गया, ये हो गया दक्षिण अमेरिका, इसको क्या कहते हैं साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका हो गया। साउथ अमेरिका में देखो अर्जेंटीना है, चिली है, पेरू है, इक्वाडोर है, जो ब्राज़ील है। तो ध्यान रखना, जो एक कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको हाथ लगा। हाथ क्या लगा, अब इसको मिटाने दो, तब तुम फ्रेश अच्छे से समझ पाओगे कि दक्षिण अमेरिका में जब इन्होंने अपना उपनिवेश फैलाया, व्यापार फैलाया, तो इनको हाथ लगा सोने की खदान। और सोने की खदान का हाथ लगा, इनको हाथ लगता है सोने की खदान। और सोने का खदान कहाँ, पेरू में। ये हो गया पेरू, ये हो गया पेरू, यहाँ पे सोने की खदान। ये हो गया ब्राज़ील, ये हो गया ब्राज़ील, यहाँ भी सोने की खदान। देखो इनको यहाँ और यहाँ सोने की खदान में हाथ लगता है। और इन जब यहाँ इनको सोना का खदान मिलता है, मान लो यहाँ पे सोना का खदान है, मान लो यहाँ पे सोना का खदान है, अब ये लोग यहाँ से सोना खनन करने लगे, सोना खनन कर लेने, निकालने लगे यहाँ से सोना। यहाँ से सोना निकाल कर, सोना चांदी ये लेकर जाते थे अपने देश, कहाँ, यूरोप। और फिर यूरोप से लाकर ये कहाँ देते थे, फिर इसी रास्ते से आकर देते थे भारत में।
कि लो भारत सोना लो और हमको मसाला दो। ऐसे उनका व्यापार चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद इनको लगा कि नहीं, अब सारी की सारी अपनी सोना चांदी, अपनी धन दौलत हम इनको नहीं देना चाहते हैं। इनका था कि नहीं, अब सोना चांदी हम सब के सारे हम उठा कर दे देंगे, तो अपना भी व्यापार करना है ना। ये बहुत दिमागी थे। इनका जो था ब्रिटिश ऐसे ही यूरोपीय भारत में 200 सालों तक राज नहीं किए। इनका जो दिमाग था अलग तरीक़ा से काम करता था। सुनो, यहाँ पे तो इनको हो गया, लेकिन फिर इनका था कि नहीं, हम अपना पूरा का पूरा जो सोना है, जो पूरा का पूरा सोना है, ब्राज़ील की खाने, पेरू की चांदी है, व्यापारिक है, लेकिन हम नहीं देंगे तुमको, हम पूरा का पूरा सोना नहीं देंगे, हम कुछ और चीज़ें देखना चाहते हैं। और देखो, इनके पास इतना पैसा हो गया था उस टाइम, इतना पैसा हो गया था। और तब तक इनकी नसीब अच्छी थी, इनकी नसीब अच्छी थी। और नसीब अच्छी होने का क्या कारण है, क्योंकि उस समय 1750 के दशक में इनमें यहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो गया था। यूरोप का एक पहला देश था ब्रिटेन, जहाँ सबसे पहले औद्योगिक क्रांति होता है। कौन सा क्रांति? औद्योगिक क्रांति होता है ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में जैसे 1750 में ब्रिटेन में जैसे औद्योगिक क्रांति होता है, 1750 में जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होता है, तो औद्योगिक क्रांति के पीछे भारत का भी हाथ है। क्योंकि भारत से कच्चा माल, जैसे हमारे यहाँ से सूती ले गए अपने यहाँ, और सूती से फर्स्ट क्लास कुर्ता बनवाएं, सूती से फर्स्ट क्लास सॉल्ट बनवाएं, और वही सॉल्ट उठाकर लाकर भारत को दिखाएं कि देखो भाई, अब तुम्हें खरीदोगे। आज के पहले हम ऊनी कपड़ा लाते थे, तुम बोलते थे कि ऊनी कपड़ा, कि तुम्हारा ऊनी कपड़ा हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमारा क्लाइमेट ही नहीं है। अब बताओ, सूती से बनाया शॉर्ट सूती से बना, क्या तुमको चाहिए? अब भारतीयों को लगा कि वाह, जो सूती के, मान लो एक सूती का शॉर्ट का कीमत 1000 रुपया है। मान लो एक सूती का शॉर्ट का कीमत 1000 रुपया है, और वही सूती का वस्त्र का कीमत मान लो 500 रुपये में ही ब्रिटिश लाकर तुमको देख रहे हैं, 500 रुपये में। अब भारतीयों क्या था, अब तो खरीदना पड़ेगा। तो इस प्रकार भारत में उनका व्यापार फैला। 1750 के बाद ब्रिटेन में आरंभिक हुई औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय एशियाई व्यापार की संरचना को मौलिक रूप से बदल दिया। अब यूरोपीय केवल सोना चांदी देने वाले नहीं थे, बल्कि वस्तुओं का निर्यात भी अब करने लगे भारत में। पहले क्या था, केवल बहुमूल्य धातुओं से भुगतान करते थे, कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था। मशीनीकरण, जैसे औद्योगिक क्रांति होता है, मशीनीकरण होता है, फिर यंत्र आए, लोहे की वस्तुएं, जैसे सस्ती वस्तुएं बड़ी मात्रा में उत्पादित होने लगी, वस्तु बहुत सस्ता मशीनों से, जो हमारे यहाँ जो सूती वस्त्र हाथ से बुनकर बिजली के माध्यम से वस्तु का निर्माण करते थे, वही वस्तु कंपनी मशीन से बन रही है और काफ़ी सस्ता बिक रही है मशीन से, और मशीन से वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, सस्ता बिक रहा है। और परिणाम क्या हुआ, तो यूरोप अब वस्तुओं का निर्यात भी करने लगा, और व्यापार संतुलन धीरे धीरे बदलने लगा। अब धीरे धीरे स्थिति हुई कि ठीक है, अब इनका कहना था देखो, अब हमारा माल तुम खरीदोगे, तुम्हारा मजबूरी हो गया, क्यों नहीं खरीदोगे, क्योंकि हम तुमको सस्ता दे रहे हैं। यही कारण था कि भारत में हस्तशिल्प का पतन का, भारत में जो छोटे छोटे उद्योग थे उनका पतन का यही कारण था, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। अब ब्रिटेन में जैसी औद्योगिक क्रांति हुई तो भारत का शोषण और बढ़ गया, क्योंकि उनको अब माल बेचने का सबसे बड़ा बाजार मिल गया भारत, वो तो माल बेचने का बाजार मिल गया। लेकिन मेरा वो अलग फिर टॉपिक में समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो हम देख रहे हैं कि उनका जो सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत से व्यापार कैसे करें। तो भारत से व्यापार करने के लिए धीरे धीरे अलग अलग मार्ग, पहले क्या था, अपना सोना लाकर बेचते थे, अपने सोना लाकर भारत को दे देते थे। उसके बाद क्या हुआ, सोना देने के बाद उनका क्या हुआ, दूसरी बात, जब ब्राज़ील और पेरू में उनको सोना का खान मिल गया, वहाँ से सोना लाकर भारत को बेच दे रहे थे, मसाला ले जा रहे थे। उसके बाद क्या, औद्योगिक क्रांति हुई। तो क्रांति के बाद वहाँ पे जो भारत से कच्चे माल जाता था, कच्चा माल गया वहाँ पे मशीन के द्वारा बनाकर फिर भारत में लाकर खुद बेचते थे। हमारा सूती ले आकर वहाँ पे मशीन में बनाकर, मशीन के थ्रू कपड़ा बनाकर लाकर फिर भारत को बेचते थे। अब उनको इसमें फ़ायदा मिलने लगा और उसके बदले मसाला ले जाने लगे। इस प्रकार भारत में मसाला, लेकिन उनका अब था कि नहीं, अब तो हमको विकल्प मिल गया। फिर जापान भी दिखता है, अब जापान का जो तांबा था, वो जापान को तंबा था, वो तंबा इतना बेहतर था, वो लाकर भारत को बेचने लगे। भारतीय तंबा को सिक्का बनवाते थे, अब तंबा खरीदने लगे, जापानी तंबा भारत में आने लगा। अब जापान को भी भारत का तंबा निर्यात करने लगे, भारत को लाकर बेच दिए। अब भारत से क्या किए, सूती वस्त्रों का निर्यात, भारत से पूर्वी एशिया को सूती वस्त्रों का निर्यात करने लगे। अब जापान से लेकर आए, जापान से लाए यूरोपीय सब तंबा, यहाँ पे तंबा लेकर आया। अब भारत से सूती वस्त्र कहाँ गया, जापान गया। अब देखो, भारत से सूती वस्त्र जब जापान गया, अब इनमें जो फायदा हुआ, इनको तो फायदा हो रहा है। अब फिर उस फायदा से, प्रॉफिट से इन्होंने मसाला खरीद लिया। अब वो मसाला कहाँ बेच दिया, यूरोप। माने इनका व्यापार का तरीका बदल गया, व्यापार का त्रिकोणीय व्यापार हो गया कि पहले हम जापान के सामान उठाएंगे, जापान से माल उठाएंगे, भारत को बेचेंगे। अब भारत से सामान उठा के जापान को बेचेंगे, प्रॉफिट होगा, उस पैसे से हम फिर मसाला खरीदेंगे, फिर यूरोप भेजेंगे। अब हमको ब्रिटेन से लाने, इतना दिमाग लगाएं ससुरा सब।
उसके बाद देखो इतना होने के बाद उनको धीरे धीरे व्यापार पर कंट्रोल आने लगा, व्यापार पर कंट्रोल हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, देखो धीरे धीरे व्यापार पर कंट्रोल तो हो गया और उसके बाद ये निश्चिंत हो गया, क्योंकि इनका जो विकल्प था 1757 की प्लासी की लड़ाई के पहले तक इनका व्यापार चलता रहा। यूरोपीय वस्तुओं का वैश्विक विपणन, यूरोपीय कंपनी भारत से खरीदी गई वस्तुओं को केवल यूरोप तक ही नहीं, उन्हें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के बाजारों में बेचकर भी भारी मुनाफा कमाती थी। भारतीय जैसे भारत से कपड़ा उठाती थी। अब भारत में कपड़ा सबसे सूती वस्त्र इनको सबसे पसंद था, सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा पसंद था। मलमल के कपड़े, मसाले, रेशम, ये सारी चीज़ें भारत से उठाकर यूरोप ले गए। अब यूरोप के साथ साथ दक्षिण अमेरिका में गए, वहाँ भी बेचे हैं, अफ्रीका में गए वहाँ भी बेचे, वहाँ से भी प्रॉफिट कमाया। बहुत इस साल बहुत पैसे कमाए हम लोग से, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जो यूरोपीय देश है। और इतना ही नहीं, आधुनिकरण वहाँ पे हो चुका था। उन्होंने अफ्रीका के बाजार में ले जाकर हमारा सामान बेचा, दक्षिण अमेरिका के बाजार में ले जाकर स्पेन और पुर्तगाली उपनिवेशों में भारतीय वस्त्र और मसाले बेचे जाते थे। यहाँ से प्राप्त सोना चांदी पुनः भारत के लिए भेजा जाता था। मतलब व्यापार का एक तरीका था। देखो इतना होने के बाद उनको समझ आ गया था कि अब हम भारत को, अब देखो इतना होने के बाद वो उनका दिमाग था कि नहीं भारत को गुलाम बनाना है। इतना होने के बाद, इतना दिमाग लगाने के बाद भारत को, बंगाल को कंट्रोल किया और बंगाल पे शासन की शुरुआत की। तो हम अगली क्लास में बंगाल विजय के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल विजय की शुरुआत देखेंगे, कैसे उन्होंने बंगाल विजय की और किस प्रकार बंगाल विजय के साथ साथ भारत में उनकी प्रसार की शुरुआत होती। अभी तो व्यापारी थे। 1757 ईस्वी तक उन्होंने व्यापार किया। 1700 कंपनी ने 1600 ईस्वी से लेकर 1756 तक 57 तक उन्होंने क्या किया, व्यापार किया। और 57 में जब प्लासी की लड़ाई होती है, अब प्लासी की लड़ाई ने सारी सिचुएशन को बदल कर रख दिया, सारे व्यापार के तरीका को बदल कर रख दिया। और कपड़ों का इतना मांग बढ़ गया था, मतलब जो ब्रिटिश थे ना, ब्रिटेन की कंपनी थी यूरोप में, भारतीय वस्त्रों का इतना मांग बढ़ गया था। जो वस्त्र 1914 में, अगर मान लो 1914 में 1,20,000 थान कपड़ा का थान होता है, वह थान अगर ले जाकर यूरोप ले जाते थे, उनका इतना डिमांड था कि मुझे 1,20,000 एक साल में 1,20,000 हमको थाने ले जाना है। वहीं लगभग 50 साल बाद 7.5 लाख थान हो गया। 5 दशकों में 6 गुना की स्थिति से बढ़ गया। तो दिखाता है कितना डिमांड था वहाँ पे। और इस प्रकार उनका अगर बात करते हैं बंगाल का मलमल सबसे फेमस, कोरमंडल तट का जो छेटीदार कपड़े थे, वो चिंचट भी कहा जाता था, बहुत रंगीन छपाई वाले था कपड़ा था, बहुत इनको पसंद आता था। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, भारत में व्यापार किया, भारत में व्यापार की शुरुआत की। और जो भारत में बात करता हूँ तो जो सोरा वगैरह है, इसका भी व्यापार होता था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा ध्यान रखना तुम। अगर सोरा से क्या करते थे, बारूद बनाते थे। सोरा पटना जो प्रमुख केंद्र था सोरा का, पटना प्रमुख केंद्र से सोरा का, और सोरा से इनका व्यापार होता था। बारूद का निर्माण करते थे, नील ले जाते थे, नील के कपड़ों के रंगाई के लिए नील यूज करते थे। मलमल और छेड़ेदार कपड़े, बंगाल का मलमल और कोरमंडल तट के छेड़ेदार कपड़े विशेष रूप से मांगे जाते थे। यह वस्तुएं भारत की दस्तकारी परंपरा की श्रेष्ठता का प्रमाण थी। इतना इंपॉर्टेंट था। देखो सारी चीज़ें होने के बाद तुम लोगों को ध्यान रखना है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत से जो व्यापार कर रही थी अपने हित के लिए कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे उनका हित जब पूरा नहीं हुआ तो भारत में उपनिवेश भी फैलाने लगी, क्योंकि वो भारत से त्रिकोणीय व्यापार की नीति अपनाई। अफ्रीका से, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से, सारे वहाँ से जाकर मसाले खरीद के लाए भारत में व्यापार करने के। अंततः उनका कुछ नहीं हुआ तो भारत में अपना साम्राज्यवादी नीति फैलाने का प्रयास किया। साम्राज्यवादी नीति अपना भारत में फैलाने का प्रयास किया उन्होंने। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत में साम्राज्यवाद की विस्तार कैसे होता है। और अभी तक मैंने तुमको पढ़ाया, तुम बीपीएससी अभी तक बीपीएससी में जितना पेपर हुआ है, अगर तुम 45 बीपीएससी जो 60 अगर तुम बात करते हो, अगर मान लो 45वीं बीपीएससी से लेकर अभी जो 71वीं बीपीएससी तक का क्वेश्चन पेपर उठा कर देखो, 71वीं बीपीएससी तक का क्वेश्चन पेपर उठा कर देखो कि बीपीएससी क्वेश्चन क्या पूछता है। अगर बीपीएससी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है तो क्या तुम क्वेश्चन बनाने में सक्षम हो कि नहीं। प्रीलिम्स कम मेंस, मेरा पढ़ाने का तरीका सिर्फ प्रीलिम्स के फैक्ट से रटवाना नहीं है। मैं तुम्हारा प्रीलिम्स भी कवर कराऊंगा, तुम्हारा मेंस भी कवर कराऊंगा, और तुम्हारा बीपीएससी के लिए इतिहास का जो सिलेबस है हर चीज़ कंप्लीट होगा। तुम निश्चिंत रहो, बेफिक्र होकर पढ़ाई करो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में भी शेयर करो। और देखो तुम लोग कमेंट करके बताओ कि सर कैसे पढ़ाना, तुमको क्या चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास मैं तुम लोगों को लेकर आऊँगा, एक क्लास मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए तुम लोग के लिए स्पेशली क्लास, जिसमें मैं PYQ कराऊँगा।
जो पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, मेंस में क्वेश्चन कैसे बना है तुमको दिखाऊंगा, और फिर मेंस का क्वेश्चन का आंसर कैसे हम लिखते हैं उसका फॉर्मेट बताऊंगा, किस प्रकार हम आंसर दें। क्योंकि सिर्फ पढ़ना, सिर्फ कहानी समझना, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुम लोग को समझना पड़ेगा कि हम आंसर कैसे दें। तुम लोग को देखना पड़ेगा कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे बनता है, देखना पड़ेगा मेंस में क्वेश्चन कैसे बनता है। सारे मेंस का टॉपिक है। भारत में मैं तुमको बताऊँ, क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी, अगर क्वेश्चन ऐसे बनाता है, ऐसे पूछेगा, देखो मान लो कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्या कारण थे, और भारत में ब्रिटिश की कंपनी की सफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। 250 शब्द ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा कि भारत में ब्रिटिश कंपनी सफल हुई, लेकिन यूरोप की अन्य कंपनियां असफल हुई, तो उन कंपनियों की असफलता के क्या कारण थे, इसके परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश कंपनी की सफलता का भी वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन बनता है, सिर्फ फैक्चुअल डाटा नहीं, तुमको बताना पड़ेगा पॉइंट बाय पॉइंट। ब्रिटिश कंपनी, एक क्लास तुम लोग को लेकर आऊंगा, स्पेशली क्लास, जिसमें सारी चीजें हम कवर कराऊंगा। क्वेश्चन हमको कैसे आंसर कैसे देना है, एक फॉर्मेट। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा जो सिलेबस है और तुम्हारा जो क्लास है और तुम जो हिस्ट्री, अगर तुम मुझ पर विश्वास करके पढ़ रहे हो ना, तो किसी जहाँ तुम 2 लाख 4 लाख फीस देकर भी पढ़ाई करते हो, उससे बेहतर कंटेंट तुमको यहाँ दूंगा और पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।